हेलो बच्चों, आई एम नीरज कपकोटी। आज हम 12th क्लास का पहला चैप्टर करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके बच्चों, बिल्कुल नया चैप्टर है, शुरू से कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा मैं। जिसको कुछ भी नहीं आता उस लेवल से पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, जिसको कुछ भी नहीं आता उस लेवल से पढ़ाऊंगा मैं। ये नहीं सोच रहा हूँ आपको कितना आता है कितना नहीं। ये उन बच्चों के लिए नहीं है जिनको आता है, ये उन बच्चों के लिए है जिसको बिल्कुल समझ नहीं आता है, बिल्कुल जीरो है जो, उनके लिए है ये। बहुत सही बच्चों, मैं शुरू से बताना चाह रहा हूँ आपको। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ चार्ज क्या होता है। क्या होता है ना, कोई भी मैटर है बच्चों, कोई भी मैटर है, कोई भी एक मैटर ले लो। जैसे एक आयरन, बच्चों आयरन एक मैटर है। कॉपर, कॉपर एक मैटर है। प्लास्टिक, प्लास्टिक एक मैटर है। कुछ भी आप ले लो, है ना। ये सारी दुनिया में जो भी चीज़ें बनी है इस यूनिवर्स में, ये आपके एलिमेंट से बनी हुई है ना। और आप सब जानते हो 118 एलिमेंट इस नेचर में है। बहुत सही। अगर सब इसी 118 एलिमेंट से बने हुए हैं तो इन सब में कुछ ना कुछ चीज़ें तो कॉमन होंगी, बिल्कुल कॉमन है। जैसे कि ये आयरन है, तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये आयरन के पार्टिकल्स है ना। तो यार ये आयरन के पार्टिकल हैं। और मान लो ये कॉपर शीट है, तो सर इसमें भी तो एटम ही हैं, तो ये अलग अलग क्यों है ना। क्यों ना हम इसमें ऐसा क्या कर दे सर, गोल्ड जो है, गोल्ड इतना महंगा आता है सर, क्यों ना इनको हम गोल्ड में कन्वर्ट कर दें, कॉपर को। क्योंकि ये भी तो एटम से बने हैं, ये भी एटम से बने हैं, ये भी एटम से बने हैं, तो ये सब अलग अलग क्यों है सर, है ना। ये बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है। क्या होता है ना, हर एक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है बच्चों, वो इसके अंदर, जो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन हैं उस पे डिपेंड करता है। अगर एक भी प्रोटॉन ऊपर नीचे हो गया तो इनकी सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। इसीलिए जो नंबर ऑफ प्रोटॉन ही है बच्चों वजह, जिसकी वजह से ये सारे एलिमेंट एक दूसरे से अलग होते हैं। अब सर इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, आपने जान लिया। और जो ये सेंटर वाला पार्ट है इसको न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर बच्चों प्रोटॉन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी के लिए। गोल्ड बोलेगा मैं गोल्ड हूं, तो वो क्या दिखाएगा, अपना आईडी कार्ड थोड़ा दिखाएगा, वो अपना प्रोटॉन बताएगा, भाई मेरे अंदर इतने प्रोटॉन है ना। आयरन अपनी प्रोटॉन बताएगा, गोल्ड अपने प्रोटॉन बताएगा। और इसी प्रोटॉन के नंबर पे हम इसको क्लासिफाई करेंगे, भाई तू आयरन है, तू गोल्ड है, तू कॉपर है, इस तरह से इसको अलग अलग कर देंगे। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन। और इन दोनों को मिला के हमारा मास निकालेंगे इसका। ठीक है, मास रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स भी रिवॉल्व करते हैं। तो आपने क्या देखा, किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। और कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से अलग क्यों है, वो उनके प्रोटॉन के नंबर पे अलग अलग है। बहुत सही। अब क्या है, जो चार्ज क्या है, किसी भी एलिमेंट्री एटम, कोई भी एटम का, कोई भी पार्टिकल का एक क्या होती है बच्चों, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। ये प्रॉपर्टी हमको ये बताती है कि इनके नंबर की वजह से अगर ये कम ज़्यादा हो गए तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल कर सकते हैं। इसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। तो चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स और एटम due to which they can exert electrostatic force on each other।
समझ गए, मैंने डिक्टेट कर दिया। अगर आपको लिखना होगा तो आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो ये एटम है उसमें आपने देख लिया प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है, बहुत सही। अब क्या है, जो ये प्रोटॉन है ये न्यूक्लियस के अंदर जो रहता है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसमें जो साइड में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, बहुत सही। और आपने ये जान लिया कि चार्जेस जो है फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है एक एटम की, बहुत सही। अब देखो सर, जब हम किसी लोहे को छूते हैं तो सर हमको तो करंट नहीं लगता है, हमने तो सुना था कि चार्जेस के कारण करंट पैदा होता है और उसको छूने से करंट लगेगा, लेकिन हमको तो नहीं लगता है। इसीलिए नहीं लगता है बच्चों, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज किसी भी मैटर में, किसी भी सब्सटेंस में, वो क्या होता है, बराबर होते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। और जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाते हैं तो इसमें नेट चार्ज कितना आ जाता है, 0। और एक मैटर या कोई भी एलिमेंट क्या बोला जाएगा, कोई भी एटम क्या बोला जाएगा उसको, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर हैं। वो इसीलिए बराबर हैं क्योंकि इनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। अब क्या करें, अगर कोई एटम, देखो भाई, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो दूसरा वाला उसको अपॉर्चुनिटी समझ के गेन कर देगा। भाई इसने लूज कर दिया, इसने गेन कर दिया। जो लूज करेगा उसमें प्रोटॉन के नंबर बढ़ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन के नंबर कम हो जाएंगे, तो ये जो है पॉजिटिव चार्ज माना जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा हो गए ना, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज माना जाएगा। और जो दूसरा एटम है जिसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए और उसके अंदर नेगेटिविटी आ गई, भैया इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो नेगेटिव चार्ज आ गया। भाई नेगेटिविटी लोगे तो नेगेटिविटी ही आएगी, नेगेटिव चार्ज इसके अंदर पैदा हो जाएगा। बहुत सही। अब सर ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन लूज करेगा कौन गेन करेगा? बिल्कुल सही, इसको हम बताएंगे अभी यहां पर। अब क्या है ना, हर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड रहता है। और जैसे मान लो एक कुत्ता है, यहाँ पे कुत्ते को बांध देंगे ऐसे, है ना, कुत्ते के पास जितनी ताकत होगी उससे खींचेगा, और जब इसको खींचेगा तो भाग जाएगा, है ना। तो इसको तोड़ने के लिए हमको इसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, अरे इसको खोल देंगे और ये भाग जाएगा यहाँ से। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ से छुड़ाने के लिए, जो न्यूक्लियस के फोर्स से छुड़ाने के लिए हमको इसको एनर्जी देनी पड़ती है, और वो एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। समझ गए? अगर किसी का वर्क फंक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी जल्दी बाहर आ जाएंगे, अगर जिसका ज्यादा होगा वो अकड़ जाएगा, बोलेगा नहीं मैं बाहर नहीं निकलूंगा अभी। तो क्या होगा, जिसका वर्क फंक्शन कम, सर वो लूज करेगा जल्दी, है ना, जल्दी लूज करेगा वो, और जो जल्दी लूज करेगा वो बन जाएगा पॉजिटिव। और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा, फाई जिसका ज्यादा, वो लूज नहीं करेगा, वो करेगा गेन, वो करेगा गेन। और जो गेन करेगा वो भैया इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा, नेगेटिव बन जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो नेगेटिव बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है सर कि अगर हम किसी एटम को एनर्जी दे दें और वो एनर्जी उसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, और जब कोई कभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो वो लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब सर वो पॉजिटिव बन जाएगा। और दूसरा सर वो गेन करेगा, जो दूसरा वाला होगा वो कैसा चार्ज बन जाएगा, वो नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। और इस तरह से हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस तरह से ये दोनों एक दूसरे को फिर अट्रैक्ट करने लग जाएंगे, है ना। ये बहुत अच्छी बात पढ़ ली तुमने, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। बहुत बेसिक से करा रहा हूँ, जिसको कुछ नहीं आता उसको करा रहा हूँ, उसको नहीं करा रहा हूँ जिसको सब कुछ आता है।
अगर इसको कर लिया तो मुझे नहीं लगता फिर आपको कुछ दिक्कत होने वाली है, कुछ ऐसा नहीं है। मैं बहुत बेसिक से आपको करा रहा हूँ, आपको एक बार इसको देख लोगे आपको सब आ जाएगा। बहुत ही सही सर, यहाँ तक समझ में आ गया कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं, कैसे इंड्यूस किए जाते हैं। बहुत सही। अब आपने ये नहीं बताया कि चार्ज जो होता है एक प्रोटॉन में वो कितना होता है। एक प्रोटॉन मतलब चार्ज का सिंबल भी नहीं बताया मैंने। चार्ज जो है उसका सिंबल होता है Q, स्मॉल q। अब एक प्रोटॉन में जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है ना, जिसको आप C भी लिख सकते हो। और Q का SI यूनिट भी बता दिया मैंने आपको, कूलम। चार्ज का SI यूनिट होता है कूलम। और CGS में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में इसकी SI यूनिट क्या होती है? इसकी SI यूनिट होती है स्टैट कूलम। स्टैट कूलम, ESU भी लिख सकते हैं। बहुत ही सही। और 1 कूलम जो है 3 इंटू 10⁻⁹ ESU होती है। और बच्चों 11th में आपने डायमेंशन पढ़े होंगे। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? Q का फॉर्मूला I इंटू टी। सर I क्या फंडामेंटल यूनिट है? ऑफ कोर्स। तो इसका क्या होता है? डायमेंशन A। सर टाइम का क्या होता है? T। तो इसका डायमेंशन आ गया 80। भाई कोई बच्चा ऐसा ना लिख दे Q जो है वो फंडामेंटल नहीं है, ये गलत माना जाएगा, ये सही माना जाएगा। बहुत सही। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? सर उसमें उतना ही, बिल्कुल बराबर चार्ज होता है दोनों में। एक में पॉजिटिव होता है, एक में नेगेटिव। इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज आ गया। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज बराबर होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसीलिए जब एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन करेंगे तो ये न्यूट्रल कंपाउंड देंगे। कैसे? न्यूट्रल, है ना, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे करते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, बस सही। अब हम आगे देखते हैं कि चार्जेस को किस तरह से प्रोड्यूस किए जाते हैं ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा जब फ्रिक्शन होता है इससे हीट प्रोड्यूस होती है। बिल्कुल होती है भाई, रबिंग होती है तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है। जब हीट प्रोड्यूस होगी, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक ग्लास रॉड ले लेते हैं, एक ग्लास रॉड ले लेते हैं और एक लेते हैं सिल्क क्लॉथ। ठीक है, एक ग्लास रॉड लेते हैं, एक लेते हैं सिल्क क्लॉथ। सर इसमें भी एटम होंगे क्या? बिल्कुल एटम होंगे इसमें, और इसमें भी होंगे, बिल्कुल होंगे। अब क्या होगा? आपको मैंने क्या बताया था? जिसका वर्क फंक्शन होगा कम, वो कैसा बनेगा? वो पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि वो जल्दी जल्दी क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन लूज, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा उसमें। अब ध्यान से देखो, जो ये ग्लास रॉड है, जब इसको इसके ऊपर रब करेंगे, क्योंकि इसका वर्क फंक्शन कम है, ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज। तो आप देख रहे हो जब भी चार्ज हम प्रोड्यूस करते हैं वो पेयर्स में होते हैं, एक में पॉजिटिव आता है तो एक में नेगेटिव। ऐसा नहीं होगा कि एक पॉजिटिव आए और एक में कुछ आए ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसी को तो मिलेगा, है ना, एक को पॉजिटिव मिलेगा एक को नेगेटिव मिलेगा। ये आपने समझ लिया। उसी तरह से आपने देखा होगा एक बैलून को जब आप हेयर के साथ रब करोगे तो हेयर्स जो हैं बहुत ईजिली लूज कर देगा, तो उसमें पॉजिटिव आ जाएगा, बैलून में नेगेटिव आ जाएगा। उसी तरह से एक इबोनाइट रॉड को जब आप वूलन फर, बिल्ली के उसमें क्या कर दो? रब कर दो, तो इस केस में इबोनाइट रॉड जो होता है उसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होता है और वुलन फर का कम होता है, इसीलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये इबोनाइट रॉड नेगेटिव। इस तरह से चार्ज हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव।
ठीक है। और तुमने देखा भी होगा जब बैलून को आप ऐसे सर में रगड़ोगे ना तो ऐसे दीवार में चिपकाओगे वो चिपक जाएगा, क्योंकि उसमें चार्ज इंड्यूस हो चुका है, और जब चार्ज उसमें पैदा हो गया है तो वो लेस पोटेंशियल के साथ भी अट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ था MCQ में, मैं आपको बताता हूँ बच्चों। चार्ज जो होते हैं अभी आपने देखा पॉजिटिव और नेगेटिव में, है ना, ये आपने देखा। तो इसका क्या मतलब होता है, पॉजिटिव नेगेटिव तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते ही करते हैं, ये तो आपको पता ही है। उसके बावजूद जो है ना, उसके साथ साथ जो है ना, पॉजिटिव और न्यूट्रल भी आपस में अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ये इससे ज़्यादा पोटेंशियल में माना जाता है, इसीलिए इसको अट्रैक्ट करता है। तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल को भी अट्रैक्ट कर सकता है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि बैलून में तो नेगेटिव चार्ज है, दीवार में कोई चार्ज ही नहीं था, तो वो कैसे होगा, वो चिपक जाता है, याद रखना। तो एक चार्ज बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी भी आपस में अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि एक हाई पोटेंशियल में है, एक लो पोटेंशियल में है। बहुत सही, यहाँ पर आपने चार्जेस के बारे में पढ़ा। अब चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, जैसे कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं बच्चों, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस जैसे कि प्लस प्लस रिपेल, बोलेगा तू इधर जा, तू इधर जा। उसी तरह से प्लस माइनस, ये बोलेगा मेरे पास आ, ये बोलेगा मेरे पास आ, दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे और ये चिपक जाएंगे और ये दूर हो जाएंगे। ओके रिपोर्ट, ये आपके चार्जेस की एक प्रॉपर्टी है कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो चार्जेस की जो चार्जेस हैं वो अट्रैक्टिव भी होती हैं, फोर्सेस जो इनसे फोर्सेस पैदा हो रही है ना चार्जेस से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, वो अट्रैक्टिव भी हैं और रिपल्सिव भी हैं। बहुत सही। अब हम आगे पढ़ेंगे चार्जेस की प्रॉपर्टीज, है ना, चार्जेस की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, है ना। पहली प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस में, कोई भी मैटर में जो चार्ज पैदा होगा, है ना, कोई भी मैटर में जो चार्ज पैदा होगा वो कितना होगा आप बता सकते हो, वो आपको यहां से मिलेगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं, आपको मैं एक गुल्लक देता हूं, ठीक है, और इस गुल्लक में सिर्फ 3 रुपए हैं, 3 रुपए में इस तरह से कॉइन है, 3 रुपए का एक कॉइन है। तो एक बंदा बोल रहा है मैंने गुल्लक से 7 रुपए निकाल दिए, क्या ये पॉसिबल हो सकता है, तो बता दीजिए। ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर कोई कह रहा है भाई मैंने गुल्लक से 3 रुपए निकाल लिए बढ़िया सा, तो ये क्या पॉसिबल है, ऑफ कोर्स ये पॉसिबल है ना। 3 अगर उसने निकाले हैं तो 3 पॉसिबल हैं, और वो बोल रहा है 6 निकाले हैं तो पॉसिबल है। वो कह रहा है मैंने 9 निकाले हैं, पॉसिबल हैं। वो कह रहा है मैंने 12 निकाले हैं, सारा पॉसिबल है भाई, सारा पॉसिबल है। एक कह रहा है मैंने 7 निकाल दिए, एक कह रहा है मैंने 5 निकाल दिए, एक कह रहा है मैंने 8 निकाल दिए। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, आपको कुछ आइडिया आ क्या हुआ, आपको क्या आइडिया आया यहाँ से। बेसिक जो इसके अंदर कॉइन है वो तो 3 रुपए का कॉइन है, और इसमें कितने भी आप नंबर, किसी ने 1 कॉइन निकाला तो 3 आएंगे, किसी ने 2 निकाला तो 6 आएंगे, किसी ने 3 निकाला तो 9, किसी ने 4 निकाला तो 12, किसी ने 5 निकाला तो कितना 15। उसी तरह से किसी ने 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो इसमें कितना पॉजिटिव चार्ज, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो इसमें कितना पॉजिटिव चार्ज 1p। 2 निकाला तो कितना पॉजिटिव चार्ज 2p, 3 निकाला तो 3p, 4 निकाला तो 4p, और दूसरे वाले में कितना चार्ज आ जाएगा, उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरह के ऊपर चार्ज आ गया। ये पॉसिबल है कि नहीं है, बिल्कुल है। और हम क्या जानते हैं कि यार 1 इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। सर 2 में कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 ये हो जाएगा
3 में कितना हो जाएगा, 3 इंटू माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ना। अब इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि किसी भी चीज में, किसी भी मैटर में जो टोटल चार्ज होगा, किसी भी मैटर में जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। ई का मल्टीपल होगा, वो ई का मल्टीपल होगा, ई का मल्टीपल होगा, ई का मल्टीपल होगा, ई का मल्टीपल होगा। ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आराम से समझ में आ गया होगा व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज स्टेट्स दैट द टोटल चार्ज इन ए सिस्टम इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज E और फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज प्रोटॉन P। तो ये आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, समझ गए। जिस तरह से 7, 8 पॉसिबल नहीं है, उसी तरह से अगर कोई मुझे बोलेगा -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम पॉसिबल है, ऑफ कोर्स पॉसिबल है। कोई मुझे बोलेगा -3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम पॉसिबल है, ऑफ कोर्स पॉसिबल है। कोई मुझे बोलेगा 1.7 इंटू 10⁻⁹ पॉसिबल है, नहीं है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो इतना, 2 इलेक्ट्रॉन है तो इतना, तो इसके बीच में ये जो चार्ज आ रहा है ये पॉसिबल नहीं है। ये हमको कौन बताता है, ये हमको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताता है। बच्चों यहां से आपने एक फॉर्मूला आपने डिराइव कर लिया। क्या डिराइव कर लिया, चार्ज इक्वल टू एक इंटीजर n और दूसरा e। ये आपने यहां से फॉर्मूला निकाल दिया, q इक्वल टू NE। बहुत सही, ये आपने यहां पे निकाल दिया। अब आपको इसमें से क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं वो भी बता देता हूं जल्दी से। इसमें बच्चों आपको क्वेश्चन आ सकता है कि n इक्वल टू 20 में कितने, n इक्वल टू 20 है, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन 20 है, तो टोटल चार्ज कितना होगा, तो 20 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो आपने क्या किया, 16 2 जा 32 और ये 1.0 है, यहाँ से हटा दिया। तो इस तरह से आपने इस तरह से इससे आंसर निकाल दिया। बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक। इस तरह के क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है जो आपने सीखा, दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, क्या -1.6 इंटू 10⁻⁻24 कूलम पॉसिबल है, इज इट दिस चार्ज पॉसिबल, आपको बताओ, यस और नो। नो भाई, सबसे छोटा चार्ज कितना हो सकता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो सकता है ना। इससे छोटा कैसे हो जाएगा 10⁻⁻24, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो जाएगा। उसी तरह से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कोई और, जैसे कि 3 इंटू 10⁻⁻19 या -19, ये कूलम पॉसिबल, ये चार्ज पॉसिबल है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगाना है, Q इक्वल टू NE। Q कितना है, E 3 इंटू 10⁻⁻9 N इंटू E 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसल आउट हो जाएगा। और N आपका कितना आ जाएगा, N आपका आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। -19 से -19 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 30 आ जाएगा। और आपको इसको कट करो, ये कितना आ गया, ये 15 आ गया, ये 8 आ गया। अब 8 के टेबल में 2 आता है लेकिन ये 15 है, इसका मतलब इसका आंसर 1 पॉइंट में आ रहा है। अगर कोई आंसर पॉइंट में आ रहा है तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन या तो 1 निकालोगे या 2 निकालोगे या 3 निकालोगे, है ना। 1.9 इलेक्ट्रॉन कोई कैसे ले जा सकता है ना भाई। कभी तुम 1.9 बंदे को हायर कर सकते हो, आधे बंदे को ले आ सकते हो, नहीं ला सकते ना। उसी तरह से यहाँ पर भी ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी पॉइंट में नहीं हो सकते, होल नंबर हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन। आई होप ये आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आया। इस तरह के इसमें इस तरह के क्वेश्चंस आप बनाना, इस तरह के क्वेश्चन आपको MCQ में 1 नंबर में पूछ सकते हैं। अब हम आगे करने वाले हैं सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज,
एडिटिविटी। बच्चों ये क्या कहता है, किसी भी सिस्टम में बहुत सारे चार्ज प्रेजेंट हैं, जैसे कि -2 कूलम, -1 कूलम, -4 कूलम, +5 कूलम, इतना है। तो इस सिस्टम में नेट चार्ज कितना आएगा, Q टोटल, सबको ऐड कर दो, बस इतना सरल है। तो ये कितना आ गया, +2 कूलम, -1 कूलम, +5 कूलम, -4 कूलम। एलजेब्रिक सम लेना है बच्चों, क्या लेना है, एलजेब्रिक सम लेना है आपको, इनके साइन के साथ इनको लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं कर देना भाई 4 5 6 7 ऐसे करके ऐड मत कर देना, एलजेब्रिक सम करना है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये देखो -5, 5 से 5, तो ये 2 कूलम आ गया। तो इस तरह से आप एडिटिविटी से एक सिस्टम में टोटल चार्ज निकाल सकते हो। वेरी नाइस। अब थर्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है चार्ज इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो चार्ज है उसको आप ना ही क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, है ना। हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, हे मंत्र नहीं मारेंगे, हे प्रभु चार्ज बना दे इसको पॉजिटिव चार्ज, ऐसे ऐसे नहीं कर सकते हैं बच्चों। ऐसे कोई मैटर को क्रिएट नहीं कर सकता, मैटर क्रिएट नहीं कर सकते बच्चों, है ना। उसी तरह से चार्ज को भी क्रिएट नहीं कर सकता कोई, क्रिएट नहीं कर सकता, प्रोड्यूस कर सकता है। इसको रब करके इसमें पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आ सकता है। उसमें क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन कहीं जा रहा है आ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बोल दूँ शक्ति से मुझे प्रोटॉन बना दो, ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि हम मैटर को क्रिएट नहीं कर सकते। अर्थ में जितना मैटर है उतना ही है, वो एक से दूसरे फॉर्म में भले ही कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन हम क्रिएट नहीं कर। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं किस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज ला सकते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब हम आगे पढ़ रहे हैं किस तरह से हम चीज़ों को चार्ज ला सकते हैं किसी के ऊपर, हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। तो मेथड ऑफ चार्जिंग में तो सबसे पहले मैंने फ्रिक्शन आपको बता ही दिया, विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है। जिसका वर्क फंक्शन कम है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, जिसने गेन किया है वो नेगेटिव बन जाएगा। दूसरा क्या है, कंडक्शन। कंडक्शन में आपको क्या करना है, एक मेटल लो, इसको ना इंसुलेशन कर दो, इसको इंसुलेटर के ऊपर ऐसे रख दो, ठीक है। इंसुलेटर है ये इंसुलेटर है, ये कंडक्टर है। अब आप क्या करो, यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज्ड स्पेयर, ये रहा एक चार्ज्ड स्पेयर, ठीक है। ये चार्ज स्पेयर है और ये इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर है, ये इसके साथ अटैच्ड है। और मैंने इसको ऐसे पकड़ के इसमें अगर लगा दूंगा तो ये चार्ज इसमें फ्लो हो जाएगा, और ये भी पॉजिटिव चार्ज। तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट से हो रहा है, डायरेक्ट कांटेक्ट। जब दो मेटल्स को आप डायरेक्ट कांटेक्ट करोगे और चार्ज एक दूसरे से हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जब फ्लो हो जाएगा, उसको कंडक्शन कहेंगे। उसी तरह से एक और होता है इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है ना, ये आपका एक मेटेलिक स्पेयर है जिसको आपने इंसुलेटर के ऊपर ऐसे रखा हुआ है, और ये दूसरा चार्ज पार्टिकल, एक ग्लास वो लेके आता हूँ मैं, यहाँ से ग्लास रॉड लेके आता हूँ जिसमें आपका पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट है। अब जैसे ही ये कंडक्टर इस चार्ज के पास आएगा, तो कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन सब इधर अट्रैक्टेड हो जाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव। अब यहाँ पे मैंने कोई टच तो नहीं किया, विदाउट टच से ही चार्ज यहाँ पर सेपरेट हो गए। और फिर मैं यहाँ पर अर्थिंग कर दूंगा, इन सारे पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से क्या कर दूंगा, यहाँ से मैं इसको बैलेंस कर दूंगा, न्यूट्रलाइज कर दूंगा, ग्राउंड कर दूंगा, और फिर इसको रिमूव भी अगर मैं कर दूं तो इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेस में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होके इसको तो उन्होंने न्यूट्रल कर दिया। अब जो इलेक्ट्रॉन ये एक्सेस में माने जाएंगे ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ क्यों आ पाए,
क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन हो गया था चार्ज का, इसीलिए हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव पसंद है तो वो सारे इधर जाके इसको बैलेंस कर दिया। अब इसमें एक्सेस में इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये जो आपका पूरा अनचार्ज बॉडी था वो अब क्या हो गया, चार्ज हो गया है। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन। इंडक्शन इज ए मेथड ऑफ चार्जिंग इन विच ए बॉडी कैन बी चार्ज विदाउट एनी एक्चुअल कॉन्टैक्ट बिटवीन अनचार्ज और चार्ज बॉडी, है ना, विदाउट कॉन्टैक्ट। और यहाँ पर क्या है, एक्चुअल कॉन्टैक्ट बिटवीन द चार्ज बॉडी एंड अनचार्ज बॉडी, और ये तो फ्रिक्शन है, यहाँ पे हीट के थ्रू हमने चार्ज पैदा किया। तो ये आपको यहाँ पर बात समझ में आ गई। बच्चों अब हम आगे पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। बच्चों चार्ज क्या होता है, चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की, जिससे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो लगा सकता है। मास क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस कंटेन्ड इन ए मैटर। चार्ज जो है वो कंजर्व है, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन जो मास है बच्चों वो कंजर्व नहीं है। आपने एक फेमस इक्वेशन देखी होगी आइंस्टाइन सर की, इक्वल टू mc²। जो मास है ना न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन में, है ना, न्यूक्लियर रिएक्शन में ये मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मास जो है वो कंजर्व नहीं है, ये कुछ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। बच्चों चार्जेस क्वांटाइज्ड हैं, अभी आपने पढ़ा, लेकिन मास अभी क्वांटाइज्ड नहीं है, येट नॉट टू बी क्वांटाइज्ड। उसके अलावा ठीक है, जो चार्ज है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, मास जो है स्पीड पे डिपेंड करता है ना। जो आइंस्टाइन है उन्होंने ही ये इक्वेशन दी है, जो मास है वो समय के साथ नहीं, स्पीड के साथ, स्पीड बढ़ेगा तो चीज़ें जो है ज़्यादा हैवी होती रहती हैं। अगर ये आपका m0 रेस्ट मास है तो आपकी जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, ये स्पीड जैसे जैसे बढ़ेगी तो आपका मास भी बढ़ेगा। एक समय ऐसा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लाइट की स्पीड से मूव करने लग जाए तो उसका मास हो जाएगा भैया इन्फिनाइट हो जाएगा उसका मास। तो जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट बढ़ता है स्पीड, उसका मास भी बढ़ता रहता है। ठीक है, ये हमने यहाँ तक चार्जेस के बारे में पढ़ लिया। इसके आगे बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे दोस्तों के साथ जिसको कुछ नहीं आता है, जिसको सब कुछ आता है उसको मत शेयर करना, क्योंकि ये उनके लिए नहीं है। थैंक यू।